डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना साठोत्तरी पीढ़ी के रचनाकारों में एक प्रमुख नाम हैं। आचार्य नरेंद्र देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कानपुर में रीडर पद से निवृत्ति के बाद वे अधिकतर अमेरिका में प्रवास कर रही हैं। कविताएं, कहानियां, लघु उपन्यास, लेख, निबंध आदि उनकी प्रमुख विधाएं हैं। उनकी कहानियां एवं उपन्यास अधिकतर पारिवारिक एवं सामाजिक हैं। उनका उपन्यास एक थी तरु प्रस्तुत है धारावाहिक। आज सुनिए एक थी तरु का प्रथम भाग। प्रकृति की रचना का कितना सुंदर दृश्य है। भाई बहन का जोड़ा, निर्मल हास से प्रकाशित दो अनुरूप चेहरे जिनमें कहीं कुछ आरोपित नहीं, सहज स्वाभाविक। समाज ने नहीं, निसर्ग ने जोड़ा है इन्हें, दुनिया की कुरूपताओं और विकृतियों से बेखबर, निश्चिंत। माता पिता, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, सबके संबंधों पर कवियों की लेखनी चली है, पर भाई बहन के संबंध की सहजता और सुंदरता पर किसी कवि की उक्तियां याद नहीं आ रही तरल को। उस कोठी के मालिक ने पीछे की तरफ कई कोठरियां बनवा दी हैं। एक में मेहरी, दूसरे में माली और तीसरे में एक रिक्शे वाला रहता है। कोठी के मालिक और अड़ोस पड़ोस के घरों में काम करते हैं ये लोग। नाटू रिक्शे वाला अधिकतर अकेला ही रहता है, दिन भर रिक्शा चलाता है, रात गए आता है। तब उसकी कोठरी में खांसने की आवाज़ सुनाई देती रहती है तरु को। एक आध बार तरु को बैठा कर लाया, तब से पहचानने लगी है वो। गांव में रह रहे अपने घर परिवार के पास 2-3 महीनों में चक्कर लगा आता है। मेहरी के 2 बच्चे वज्रमती और कन्हैया झिंझरी वाली ईंटों की दीवार पर चढ़कर इधर ही झांक रहे हैं। वज्रमती के रूखे भूरे बाल उसके सांवले सलोने चेहरे के चारों ओर बिखरे हैं और आंखों में काजल है, एक में खूब गहरा, दूसरी में हल्का। मेहरी के चारों बच्चे सांवले हैं, पर सबसे अच्छी लगती है ये वज्रमती। खूब सुडौल नाक नक्श और चेहरे पर भोलापन, खूब सौम्य। तरु को देखते ही न जाने क्यों कौशस होकर झेप जाती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। पर कन्हैया उतना ही जंगली है, चलेगा तो रास्ते के कंकड़ों को ठोकर मार मार कर उछालता हुआ। साथ के लड़कों से उसकी लड़ाई भी बहुत होती है। अब तो किसी ठेले वाले के साथ काम करने लगा है, बड़ा चालाक हो गया है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। वज्रमती तीसरे नंबर पर, उससे 5 साल छोटी है, पर बड़ी शांत। सबसे छोटी मुनिया बड़ी ही रोनी और जिद्दी है, अक्सर ही ज़मीन में लोट लोट कर रोती रहती है, और गोद का छोटा वाला तो अभी किसी गिनती में है ही नहीं। विवाह की धूमधाम ने कोठी की काया ही पलट दी है। पड़ोस के परिवार ने शादी के लिए उस कोठी का कुछ भाग महीने भर को किराए पर ले लिया है। मेहरी यही है बिरजू की अम्मा। मेहरी की जड़ें भी गांव में ही हैं। फसल कटने के दिनों में मेहरा को छोड़कर पूरा परिवार गांव चला जाता है। इस कोठी की झाड़ियाँ रंगीन बल्बों की रोशनी में चमक रही हैं। रंग बिरंगी कनातें और पंडाल, कालीन और कुर्सियों की कतारें, साइड में लॉन से थोड़ा उधर मेज़ों पर खाने का प्रबंध, 300 लोगों के खाने की A1 व्यवस्था, वेज नॉन वेज दोनों, सजे सजाए बैरे, हर मेज़ पर खाना गर्म करने का पूरा इंतज़ाम। लोगों को कॉफ़ी पहुंचाने और खाली कप बटोरने के लिए बैरे इधर उधर घूम रहे हैं। गेंदे और मोगरे की झालरों से मंच सजा है। जयमाल पड़ चुकी है। वधू मंच पर रखी सिंहासनाकार कुर्सी पर वर के पास बैठा दी गई है। दोनों बहुत सज रहे हैं और सबके आकर्षण का केंद्र हैं। कैमरों की रोशनी बार बार चमक उठती है। दीवार के पार चेहरों की संख्या बढ़ गई है। लोग खाने की मेज़ों की ओर बढ़ने लगे हैं। मिसेज रायज़ादा, जो मेज़बान घर की बहू हैं, तरल से कह रही हैं, चलिए ना, खाना खा लीजिए। इतने में रायज़ादा आगे बढ़ाए, इनसे मिलिए, ये तरल जी, और ये हैं हमारे परम मित्र असित वर्मा। दोनों के हाथ जुड़ते हैं। आपको कहीं देखा है? हाँ, ज़रूर देखा होगा, इसी शहर में रहती हूँ। तरल आगे बढ़ गई, प्लेट हाथ में उठाए, किसी की पुकार सुनकर पीछे घूमी। पता नहीं किसने बुलाया, वो खाना परोसने लगी। ट्रेन की घटना उसके ध्यान में फिर से आ गई। स्लीपर में अपनी सीट ढूंढते समय अटैची किसी से टकरा गई थी। तेज सी आवाज़ आई थी, अभी हड्डी टूट जाती तो। वो अचकचा कर देखने लगी। वेरी सॉरी।
सॉरी। हमसे कुछ हो जाता तो आसमान सिर पर उठा लिया जाता, और खुद ऐसे अंधाधुंध चलती हैं, आगा पीछा देखे बिना। देखिए, बिगड़िए मत, ऐसा ही है, आप मेरे पाँव पर अटैची पटक का बदला ले लीजिए। वो रुक कर खड़ी हो गई। जाइए जाइए, बस बहुत हो गया। कह रहा है कहीं देखा है। देखा क्यों नहीं होगा? ट्रेन की बदमज़गी क्या इतनी जल्दी भूली जा सकती है? इंतज़ार करेंगी तो करती रह जाएंगी, आगे बढ़ चलिए। पास में खड़ी एक सौम्य सी तरुणी ने तरल को आगे बढ़ा दिया। अरे असिद्धा, आप यहाँ कहाँ से? सुमी, तुम अकेली हो या वो भी हैं? आए हैं वो उधर। तरुण ने आगे बढ़कर परोसना शुरू किया और अपनी प्लेट लेकर साइड में जाकर खड़ी हो गई। अचानक उसकी निगाह दीवार के पार जा पड़ी। एक साथ कई जोड़ी आंखें खाने की प्लेटों पर लगी हैं। तरु का चम्मच पुलाव की ओर बढ़ रहा है। शेरू की आंखों में चमक आ गई है। वज्रमती और कन्हैया भी इधर ही देख रहे हैं। मेहमान चल फिर कर खा रहे हैं। बच्चों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। अरे आप ये कोफ्ते लीजिए। किसी ने चमचा भर कोफ्ते उसकी प्लेट में डाल दिए हैं। रसा बह बह कर हलवे और सूखी सब्जियों में समाया जा रहा है। घी उतराते शोरबे से सब कुछ सन गया है। तरु को लग रहा है दीवार पार से बच्चों की निगाहें खाने पर लगी हुई हैं। सारी प्लेट कोफ्ते की चिकनाई भरे रस में डूबी है। मुंह में कौर रखना मुश्किल हो गया है। अरे आप खाइए ना, ढेर सा खाना सामने रखा है, खाने की पूरी छूट है, फिर बार बार कहने की क्या ज़रूरत है? तरु को खींच लग रही है। पता नहीं लोग अपनी पसंद की चीज़ें दूसरों की प्लेटों में क्यों भर देते हैं। पास ही सुमी खड़ी है। उसने सिर उठाकर तरु की ओर देखा। अपने हिसाब से अपने आप लेना अच्छा रहता है, कोई परस ना दे, इसीलिए प्लेट लेकर मैं दूसरी तरफ चली गई। दोनों की आंखें चार हुईं। ये कैसे मेरे मन की बात समझ गई? तरल ने सोचा। वो भी उसी ओर बढ़ गई। घी से तर शोरबे में डूबी कोई चीज़ वो खा नहीं पाएगी। एक आध कचौड़ी खाकर प्लेट को यूं ही नीचे रख देगी। और लोगों के प्लेटों में भी आग्रहपूर्वक जो डाला जा रहा है, उसमें से भी बहुत सा वैसे ही फेंक जाएगा। कुर्सी पर भरी प्लेटें लिए बच्चे थोड़ा खाएंगे और बहुत छोड़ेंगे, और वे बच्चे दीवार पार से देखते रहेंगे। छोले में थोड़ी चटनी और प्याज मिलाओ तो मज़ेदार लगते हैं। दो बच्चे बातें कर रहे हैं। दोनों उठे और अपनी अपनी प्लेट लेकर मेज की ओर बढ़ गए। दीवार के पार से आवाज़ आई, छोले हैं, दही बड़े, कचौड़ी, पुलाव और चटनी भी। कन्हैया की आवाज़। तरु को लगा उधर खड़े बच्चे मुंह चला रहे हैं। 1.5 हाथ की दूरी पर दीवार के पार से शेरू, कन्हैया, वज्रमती और 2 बच्चे सब देख रहे हैं। मेज पर रखी सामग्री को, खाते हुए लोगों को और बर्बाद होते खाने को भी देख रहे हैं। इस जगमगाती रोशनी में सब साफ दिखाई दे रहा है। बार बार उनके मुंह चलने लगते हैं। महरी बीमार है, छोटे बच्चे को लेकर कब की सो गई। जब तरु इधर आ रही थी उसका छोटा बच्चा रो रहा था। वज्रमती कह रही थी, अम्मा जे और दूध मांगत है। अरे दुलाई में दुबकाए के थपक दे, भरक के अबे सोए जाई। बड़ी देर तक बच्चा रेरियाता रहा था और महरी वज्रमती को डांट रही थी। ध्यान तो खेल में ही लगा है, नेक छुपाए नहीं सकत है। भूखा है अम्मा, हमार कपड़न में मुंह मार रहा है। आग लगी है वही का पेट में, कहाँ से दूध लाई भर भर के। महरी बीमार है, दूध उतरता नहीं। बच्चा परेशान करता है तो गुस्सा उतरता है वज्रमती पर। मिसेस कपूर साथ खड़ी महिला से कह रही हैं, बाबा रे बाबा, हमारा बेटा तो मुश्किल कर देता है। एक दिन पेपर वाला नहीं आया एंड ही आस्क्ड मी 1000 क्वेश्चंस। हमें तो एक ही काफ़ी है, वी कांट अफोर्ड अनदर। दूसरी बोली, बच्चे पैदा करना और पालना कोई आसान काम है? हम तो इन 2 में ही भर पाए भैया। उन्हें संभालते संभालते रो देते हैं। नौकर है, आया है, फिर भी फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं लोग 3-3 4-4 कैसे मैनेज कर लेते हैं। अरे आप ताज्जुब करेंगी, हमारी कामवाली के 6 हो चुके हैं और फिर फूली घूम रही है, बिल्कुल तंदुरुस्त, लाइक वाइल्ड ग्रोथ। मिसेस कपूर के शब्द थे। इन लोगों के हो भी जाते हैं, पल भी जाते हैं, ना खाने को ना पहनने को, जाड़ों में नंगे घूमते हैं, फिर भी बीमार नहीं पड़ते। पूछो मत, हर साल एक पैदा करके भी जस की तस धरी रहती हैं। यहाँ तो पैदा करना मुश्किल और पालना तो और भी। यहाँ तो एक पैदा करके ही ढोलक सा पेट हो गया, हुआ भी ऑपरेशन से। अपनी तो अब हिम्मत नहीं।
मिसेस कपूर ने 30 की हो जाने के बाद शादी की है, एक ही लड़का, वो भी सिजेरियन से। बोली, हमें तो एक ही पालना मुश्किल है, लोग जाने कैसे अफोर्ड कर लेते हैं। आई वंडर हाउ डू दे मैनेज। और बड़ी आसानी से इनके पैदा भी हो जाते हैं, ना तकलीफ़ ना कोई खर्चा। बाबा रे बाबा, हमें तो देखकर ताज्जुब लगता है। एक ही कुठरिया, उसी में बच्चे पैदा होते हैं, मरते हैं, पलते हैं, ज़िंदगी के सारे काम उसी जगह में। हाउ हॉरिबल। वे सिर हिलाकर कांपने का अभिनय करती हैं। यहाँ जितनी भी औरतें हैं, उन्होंने बच्चा पैदा करने में बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। वैसे सब सुविधाएं हैं उनके पास, नौकर, वाहन, बंगला, फ्रिज, टीवी। और ये महरी मालिन जो पैदा करने और पालने में माहिर हो गई हैं, इनके अपने आप पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं, इतनी आसानी से जन्मते हैं जैसे धरती की कोख से अंकुर। बाहर अथाह अंधकार, ट्रेन भागी जा रही थी। 3 टियर के इस डिब्बे में सब सो गए लगते हैं। रह रह कर उठती खर्राटों की आवाज़ें सन्नाटे को भंग कर देती हैं, नहीं तो वही एकरस पहियों की गड़गड़ाहट और भाप की सिसकारियाँ। असित को नीचे की बर्थ मिली है। ठंडी हवा के डर से मुसाफिरों ने सारी खिड़कियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इतने लोगों की सांसें और ताज़ी हवा बिल्कुल भी नहीं, उसे घुटन सी लगने लगती है। सिगरेटों का धुआं वातावरण में घूम रहा है, निकलने की राह ढूंढता सा। असित ने अपनी वाली खिड़की आधी खोल दी। सरसराती हुई ठंडी हवा का झोंका भीतर घुस आया, रोंगटे खड़े हो गए। उसने कंबल अच्छी तरह लपेट लिया। रात का 1:30 बज रहा है। उसे वैसे भी नींद देर से आती है, ट्रेन में तो ठीक से सो ही नहीं पाता। पेड़ों के धुंधले आकार उल्टी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। कहीं कहीं रोशनी के बिंदु चमक कर शीघ्र ही आंखों से ओझल हो जाते हैं। रह जाता है वही अशेष अंधेरा और धुंधले आकाश में टिमटिमाते थोड़े से सितारे। शीतांत की सूखी उजाड़ हवाएं निर्बाध चल रही हैं, डालें झकझोरती, पत्ते गिराती, जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को खड़खड़ाती, बटोरती, उड़ाती हुई। ट्रेन में यूं ही सफ़र करते अनगिनत रातें गुजर जाती हैं। कभी कभी असित को लगता है जैसे उसके पाँवों में शनिचर है, जो कहीं टिकने नहीं देगा। यूं ही चक्कर काटते सारी ज़िंदगी बीत जाएगी, और ऐसा है भी कौन जो उसे रोक ले, बांध कर रख ले। अपनेपन की क्या परिभाषा है, वो आज तक नहीं समझ पाया। परायों ने अपनापन दिया, और जिन्हें दुनिया में अपना कहा जाता है, उनसे मिला सिर्फ शिकायतें, उल्हाने, नसीहतें। वे समझना नहीं चाहते, सिर्फ समझाना चाहते हैं। अपनी दृष्टि से उसे वो सब दिखाना चाहते हैं जिसे उसने खुली आंखों से देखकर अच्छी तरह समझ लिया है। उनकी बातें असित के गले में नहीं उतरती, इसीलिए वो उनसे दूर भागता है। अवकाश का कोई भी क्षण उनके साथ बिताना नहीं चाहता। उनके साथ बिताया गया समय उसके मन पर बोझ बन जाता है, जो बहुत देर तक उसे ढूंढना पड़ता है। उसने चुनी भी है ये घूमने वाली नौकरी, एक प्रसिद्ध फर्म का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, महीने में जिसके 20 दिन टूर पर बीतते हैं। कभी कभी कैसी अजीब बातें करने लगते हैं घर के लोग। बड़ी बहन का ब्याह हो गया है, जब मिलती हैं शिकायत करने लगती हैं, भैया तुम्हें तो किसी से लगाव नहीं, मेरे घर से होकर निकल जाते हो, एक आध दिन रुकने का मन नहीं होता। हाँ, सोचते होगे भांजे भांजी कुछ फरमाइश कर देंगे। बच्चों की फरमाइश पूरी करने में तो आनंद आता है, पर बड़ों की दिन रात की नसीहतें कहाँ तक झेलें। वो सोचता है, कहता कुछ नहीं। कोई भी बात होने पर सुनने को मिलता है, मामा हो और अच्छे खासे कमाऊ, कर नहीं सकते क्या। फिर श्यामा की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। मुझे तुम्हारे लिए कितना लगता है तुम समझ नहीं सकते। शुरू से कितना करती रही हो तुम्हारे लिए, अब तुम अच्छा खासा कमाने लगे हो, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा खासा कमाने वाला, हाँ, उनके हिसाब से तो अच्छा खासा ही है, ठाठ भी हैं, पर ये पेशे की ज़रूरत है। ना चाहूँ तो भी मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, अप टू डेट, एकदम कसा कसाया, चौकस। अपने फैशनेबल होने के बारे में सुनकर उसे हंसी आती है मन ही मन, पर कुछ कहना बेकार, सो चुप लगा जाता है। रिश्तेदार हमेशा समझाते हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए। उनकी पसंद की गई लड़की से शादी कर ले, दान दहेज अच्छा मिलेगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी घर में। वे खोद खोद कर पूछते हैं, तुम्हारा खर्च क्या है, घर में कितना देते हो, अलग अकाउंट खोला। असित ऊब जाता है इन सबसे।
उन लोगों के पास जाने का मन नहीं होता। वैसे भी उसका रिजर्वेशन होता है, बीच में उतरना संभव नहीं होता। सबके लिए करने की कोशिश करता है पर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता। कमाई का 1/4 रग बाकी सौतेली माँ के हाथ में पकड़ा देता है। उसकी अपनी ज़रूरतें टीए वगैरह से पूरी हो जाती हैं। श्यामा से राखी बंधवाने जाता है, बाबूजी और राहुल की शर्ट का कपड़ा खरीद लाता है, घर के छोटे मोटे काम जो उसके बस के हैं करता रहता है, छोटे भाई बहन की पढ़ाई के बारे में पूछता रहता है, रश्मि की चुटिया पकड़ना भी नहीं भूलता। वहाँ कोई कमी रह जाती है? फिर प्यार किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है उसकी? उसे तो लगता है दुनिया के रिश्ते बदलते रहते हैं। इन्हीं माँ के सामने पहले बड़ी घबराहट होती थी, अब कुछ नहीं लगता। सगी बड़ी बहन श्यामा पहले बहुत ध्यान रखती थी, अब शायद उसका बदला पाना चाहती हैं। पिता पितृत्व को भुनाना चाहते हैं। छोटे भाई बहन आते ही किस गिनती में हैं? असित को याद है, बचपन में उसके भूखे रहने पर श्यामा खाना नहीं खाती थी। सौतेली माँ के उकसाने पर पिता उसे पीटते थे तो रोती थी। और अब सुबह चाय पीकर निकल जाता है, फिर किसी को उसकी चिंता नहीं होती। सब सोच लेते हैं बाहर खा पी लेता होगा, पैसा है जेब में। हाँ, खाना तो पड़ता ही है, पर क्या जी भरता है उससे? सौतेली माँ चाहती हैं वो उनकी पसंद की हुई लड़की से विवाह कर ले, जो आएगा उससे रश्मि का दहेज पूरा होगा। पर असित वहाँ करने को बिल्कुल तैयार नहीं। उस पर लादे गए एहसानों का ब्यौरा पहले ही वहाँ पहुँच चुका होगा, इसलिए वहाँ सहज संबंध नहीं बन पाएंगे। माँ जो हैं सो तो हैं, पर असित को अपने पिता पर बड़ा सोच लगता है। कितने क्रूर हो गए थे वे। क्या जवान पत्नी के तुष्टीकरण के लिए उससे भी अधिक निर्दय होकर पहली के बच्चों पर अत्याचार करते थे? सुधा तो तीनों में सबसे बड़ी थी, पूरा घर संभालती थी, लेकिन कितना क्रूर व्यवहार होता था उसके साथ। सुधा को मारने पीटने के बाद युवा पत्नी के साथ उनकी वे कामुक चेष्टाएं, उन्हें दरवाज़ा बंद करने का भी होश नहीं रहता था, या सौतेली माँ को इसमें अधिक संतोष मिलता था? उनके तलवे सहलाना, उनके बालों में तेल डालना, एक अधेड़ आदमी का ये सब करना, उफ! उन्हें यह भी नहीं लगता था कि बड़े बड़े बच्चे सब देख सुन रहे होंगे? कहाँ भागकर चला जाए समझ में नहीं आता था। श्यामा और असित छोटे थे, उन्हें अक्सर ही हफ्तों के लिए रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाता था और सुधा उनकी चाकरी करने को रोक ली जाती थी। जरा सा चूकने पर दुत्कार, फटकार, मारपीट और खाना बंद। हमेशा सहमी सहमी सी रहती थी। इतनी दुर्बल होकर वो इतना काम कैसे कर लेती थी, असित आज भी सोचता रह जाता है। घर का माहौल जिस अजनबीपन से भरा है, उसमें उसकी गृहस्थी बसे, वो ये सोच नहीं पाता। ऐसी अजीब परिस्थितियों में बचपन कटा है, इसीलिए स्वभाव भी विचित्र हो गया है। उसे लगता है वो कैसे पल गया, पला या ज़बरदस्ती बड़ा होता गया। पहले श्यामा के मन में उसके लिए ममता थी, पर ममता का स्रोत भी धीरे धीरे सूख जाता है। कोई स्टेशन आया है, गाड़ी रुक रही है। सुबह पड़ेगा गाज़ियाबाद, शायद 2-4 दिन रुकना पड़े, फिर यात्रा, यात्रा और यात्रा। गरम चाय, चाय गरम। एक कुल्हड़ चाय पीने की इच्छा हो आई। साइड की बीच वाली बर्थ से कोई उठ रहा है, नीचे उतरकर पूछ रहा है, मनो, मनो, चाय पियोगी? अरे बाबा, यहाँ कहाँ मिलेगी ढंग की चाय? बोलने वाली मनो ही होगी। रजाई हिली, बिखरे बाल और टेढ़ी बिंदी वाला चेहरा बाहर निकल आया। बीच की बर्थ वाले ने मनो की लटकती रजाई को सीट के ऊपर किया। ना पियो, मुझे तो मिट्टी के कुल्हड़ वाली चाय बड़ी सौंधी लगती है। हाँ, उसमें घुला गुड़ और सौंधा लगेगा। चलेगा, वो भी चलेगा। असित ने सिर आगे बढ़ाकर आवाज़ दी, ए चाय वाले। बीच की बर्थ वाले ने कहा, भाई साहब एक चाय इधर भी। मनो ने रजाई मुंह तक खींच ली। एक से एक अजीब लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। और डॉक्टर की तो कौम ही निराली है। कोई दो प्राणी एक से नहीं। असित घूमता फिरता है, हाथ में बैग लटकाकर स्मार्ट बना, और जीप जैसे टेप रिकॉर्डर, हिंदी अंग्रेजी दोनों फर्राटे से। डॉक्टरों के सामने बैठकर टेप चल गया तो चल गया, फिर पूरा बजे बिना कैसे रुक जाए, बस चालू हो जाता है। ये गोली है हमारी फार्मेसी की नई ईजाद। जुकाम हो, बुखार हो, सिर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, बस गुनगुने पानी से गोली मरीज़ को दें। ज़्यादा सीरियस हो, थोड़ी देर में रिपीट कर दें, फिर देखिए दर्द छू मंतर। 15 मिनट में असर करने लगेगी, घंटे भर में पूरा आराम। कोई बुरा साइड इफ़ेक्ट नहीं, और बच्चे तक के लिए मुफीद है। इसका फार्मूला बड़ी खोजबीन के बाद हमारे केमिस्टों ने तैयार किया है। इंटरनेशनल लेवल तक
पहुँचे हुए केमिस्ट हैं हमारे, हर स्टेज पर टेस्ट किए हैं, साल भर तक खूब आजमा चुके हैं। ये रहे सैंपल। मुस्तैदी से सैंपल निकाल कर पकड़ाता हुआ कहता है, ट्राई करके देखिए। और अंग्रेजी में शुरू हो जाए तो ऐसा गोल गोल मुंह बना चबा चबा कर उच्चारण करेगा जैसे हिंदी का अक्षर तक मुंह में न गया हो। कुछ डॉक्टर तो सिनिक समझते हैं इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, सोचते हैं अच्छा उल्लू फंसाना, इधर उधर के दर्जनों टॉपिक निकाल लेंगे, दवा पर कोई टिप्पणी नहीं। असित को पीछा छुड़ाना मुश्किल, फिर चाय का दौर चलेगा और पेमेंट करेगा बेवकूफ़ असित। दूसरी तरह के डॉक्टरों से भी पाला पड़ता है। हर कंपनी की आलोचना और बुराइयाँ, हर दवा में नुक्स निकालना उनकी हॉबी हो जैसे। अरे जब एलोपैथी में विश्वास नहीं था तो काहे पढ़ी डॉक्टरी, बेकार इतना समय बर्बाद किया, बाप का पैसा खर्चा सो अलग। इससे तो पान की दुकान खोलकर बैठते, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और मुफ्त में दुनिया भर की पॉलिटिक्स डिस्कस करते, चूना लगाते, मौज की ज़िंदगी गुजरती। एक तीसरी किस्म और भी है, बड़े प्रेम से बात सुनते हैं और सैंपल लेकर रख लेते हैं, फिर वो टॉपिक क्लोज। और चौथी प्रकार का डॉक्टर बड़ा दुर्लभ है, अच्छाई बुराई पर रीज़नेबल ढंग से चर्चा करते हैं, इंटरेस्ट लेकर सीरियसली बातें करते हैं, क्या फार्मूला है इस पर भी विचार विमर्श हो जाता है। हर जगह थोड़ी बहुत दोस्ती पाल रखी है असित ने। पर लेडी डॉक्टरों के पास बड़ा अजीब सा माहौल। पहली बात तो अधिकतर उनके पास वही केस आते जो पुरुष डॉक्टरों को बताते संकोच लगता है, और ऐसी दवाओं से वास्ता नहीं रखती गुडसन फार्मेसी। जी मिचलाने चक्कर आने की दवा चाहिए, एक से एक एनीमिया के पेशेंट, झुर्रीदार धब्बेदार पेशेंट गर्भ धारण किए चली आ रही हैं। किसी को 2 महीना चढ़े हैं, किसी को छठा है, कोई एडमिट होने को तैयार। पूछो कौन सा बच्चा है तो पहलौठी से लेकर 11वां और 14वां तक। असित बेकार है इन मामलों में, उसकी कंपनी को इस सब से कोई मतलब नहीं। शुरू में कई बार लेडी डॉक्टरों के पास पहुंचा, पर वहाँ के मरीजों का हाल ही कुछ और देखा। अब तो अस्पतालों की डॉक्टरनियों के पास चला जाता है या साफ बच जाता है। वे कहती हैं हाँ ये दे जाइए, पर हमारे मरीज दूसरे किस्म के होते हैं, और उसकी ओर देख कर मुस्कुरा देती हैं। असित बेवकूफ़ सा बैठा रह जाता। शुरू में वो आंखें झुका लेता था, अब तो धृष्ट बना देखता रहता है, कभी कभी मुस्कुरा भी देता है। फिजिशियन सैंपल की मुहर लगी दवाएं बांट आता है, पर कुछ डॉक्टर तो उन्हें भी बेच लेते हैं। मेडिकल स्टोर्स से खूब पटाए रखता है, असली खपत तो वहीं होती है, इसीलिए वे केमिस्टों से दोस्ती गांठने में विशेष रुचि लेता है। उसने सोच लिया है जहाँ अधिक सप्लाई हो वहीं के लिए फार्मेसी के थर्मामीटर और शो पीसेस, बाकी जगह कैलेंडर और कीरिंग से काम चलाता है। अधिक कुछ कहने वालों को पेन स्टैंड और पेपर वेट तक सीमित रखता है। खास गिफ्ट्स हर एक को कैसे दी जा सकती हैं। जहाँ मांग की माल और खपत हो वहीं दाना डालना है, सो हर एक को मुँह नहीं लगाता। सुबह से रात तक की दौड़ और थकान, मन ऊबने लगता है, तब चाह होती है मनोरंजन की। ऐसा मनोरंजन जिसमें तन मन डूब जाए और तरोताज़ा होकर बाहर निकले। असित कोई अकेला तो है नहीं इस लाइन में, और बहुत से हैं एक दूसरे को समझने वाले, कंपनी देने वाले। अच्छी कमाई, ठाठ का रहन सहन, सारी टीम टाम है। लड़की वाले दौड़ रहे हैं, हाँ कहने भर की देर है। लड़कियों की तो भरमार है इस देश में, साथ में अच्छा खासा दहेज भी। मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप देंगे वे। जितेंद्र का विवाह तय हो गया है, दोनों कई बार साथ साथ घूमते देखे गए हैं। सुहास चंद्रा को भी घेरा जा रहा है। क्या बताएं यार, घर पे सब लोग पीछे पड़े हैं, हाँ कहना ही पड़ा। बड़ी स्मार्ट और ब्यूटीफुल है, सारी गृहस्थी मिलेगी साथ में। अच्छा है, असित प्रत्युत्तर में कहता है। फंसना तो है ही, फिर अच्छी तरह देख कर फंसो। अपने यहाँ तो घर वालों को लगता है कि मैंने भी कहीं चक्कर चला रखा है, इसीलिए तैयार नहीं होता। तो चला लो चक्कर, कमी क्या है, या मोटा आसामी ढूंढ रहे हो। असित मुस्कुरा देता। अभी जल्दी क्या है, 4-5 साल तो यूं ही निकल सकते हैं, फिर अभी तो लोग लिफ्ट देते हैं, फिर घास भी नहीं डालेंगे। लिफ्ट देने वाले बहुत मिलेंगे, खुद में दम होना चाहिए। फर्म पैसा दे रही है, काम ले रही है, डटकर काम करो, जमकर एंजॉय करो। क्यों असित, क्या ख्याल है? चंद्रा ने आंख मारी। दुरुस्त है, ये डिमांड सप्लाई वाली बात है, टेम्परेरी तौर पर सब चलता जाता है, पर मुझे लगता है जब तक किसी के बारे में कुछ पता ना हो कैसे ज़िंदगी भर के लिए बंध जाया जाए। अनजानी लड़की के साथ शरीर के संबंध जोड़ना कैसा अजीब लगता होगा। ठाका मारकर हंसे वे लोग।
जैसे कभी जोड़ा नहीं होगा किसी से। अरे ऐसे जोड़ा वैसे जोड़ा, बात एक ही है। आदमी को हर ज़रूरत पूरी करनी है। क्यों, होटलों रेस्तराओं में क्या कुछ नहीं होता? एक और आवाज़ उठी, अरे पहचानी से जोड़ लो, पहले संबंध जोड़ लो फिर शादी कर लो। जिस से जोड़ें सबसे कैसे की जा सकती है, जितेंद्र की आवाज़ थी। फिर हंसी का एक दौर। बदतमीज़ी मत करो, अभी मैं सीरियस नहीं हूँ। गृहस्थी चलाना मेरे बस का नहीं है। पाँव में चक्कर है, ज़िंदगी भर घूमना पड़ेगा। किसे किसे गले से बांध लूँ? गले से बांधो, ये किसने कहा? सम्मिलित हंसी से काफ़ी हाउस गूंज उठा। कुछ लोग चौंक कर देखने लगे। सुहास चंद्रा की एक यहाँ भी है, आज उसने कमरा रिजर्व कराया है, चाहो तो असित तुम भी शेयर कर लो। सुहास को ही मुबारक हो। ट्रेन में चढ़ते ही तरु ने असित को देख लिया। वो अनदेखी कर अपनी बर्थ की ओर बढ़ गई। उसके सहकर्मी के बड़े भाई डॉक्टर रायजादा के घर दोनों का परिचय कराया गया, तब भी नमस्ते करो वहाँ से खिसक ली थी। मुझे क्या करना है, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं और अकेली लड़की को देखकर कुछ लोग और दृष्ट हो उठते हैं। कहाँ इलाहाबाद, कहाँ मेरठ, लेकिन नौकरी जब यहाँ मिली तो क्या किया जा सकता है। उधर गौतम भैया के पास इलाहाबाद का चक्कर भी लगाना ही पड़ेगा। अम्मा बहुत बीमार हैं, ना जाएं तो भी नहीं चलता। ये असित का एरिया है, गाज़ियाबाद और समीपवर्ती क्षेत्र। असित उधर है, 4 बर्थ छोड़कर। वो ज़रा खिसक कर एक और हो गई, जिससे सामना न करना पड़े। मुझे उससे क्या मतलब। पर असित ने देख लिया, वो उठकर चला आया और वहीं बैठ गया। आप भी अक्सर इस गाड़ी से जाती हैं? बिना कुछ बोले उसने नाक से आवाज़ निकाली। मुझे भी यही गाड़ी सूट करती है, हफ्ते में एक चक्कर तो लग ही जाता है। वो चुप रही। आप मुझसे नाराज़ होंगी उस दिन के व्यवहार के लिए? सॉरी। नहीं, आपका भला क्या दोष? तरु भरी बैठी थी। जो महिलाएं बाहर नौकरी के लिए निकलती हैं उनका भी कोई मान सम्मान होता है। आपने कोई नई बात तो नहीं की? अब तो सुनने की आदत पड़ गई है, नाराज़ काहे को होंगी? असित का मुंह लटक गया। ये सब सुनने को मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था, पर चुपचाप बैठा रहा। तरु होलडाल उठाए इसके पहले ही उसने उठाकर रख दिया। अटैची एक और खड़ी कर दी, फिर बोला, थर्मस में पानी भर लाऊं? पानी लाकर खूंटी पर टांग दिया, होलडाल खोल दिया। आखिर कहाँ तक खिंची रहती, बोलने चालने में, सफ़र में कहाँ तक बचा जा सकता है। फिर उसने चाय के लिए पूछा तो सिर हिला दिया। चलो आप बोली तो, मैंने तो सोचा था दुनिया भर से नाराज़ी रहती हैं। चाय पीते पीते बातें करने लगे दोनों। शुरू में लगा था पर ऐसा बुरा है नहीं, तरु ने सोचा, और मुझे क्या करना है, उसकी अपनी परेशानियां होंगी। 10-15 दिनों में तरु का एक चक्कर लगता ही है, कभी कभी तो और जल्दी। बात एक बार की हो तो इंसान तटस्थ रह ले। यहाँ तो ट्रेन में आते जाते महीने में 1-2 बार आमना सामना हो जाता है, और अक्सर उसी कंपार्टमेंट में। इतने लंबे सफ़र में बात करना भी एक मजबूरी है। फिर जो आदमी सुविधा का इतना ध्यान रखे उससे मुँह भी कैसे फेरे रहे। काफ़ी परिचय हो गया है आपस में। अब तो अम्मा का ठीक होना मुश्किल लगता है। मुश्किल क्या, असंभव। पैरालिसिस का ऐसा अटैक, बिल्कुल बिस्तर पर सीमित रह गई हैं। ज्वाइन करके मुझे फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। छुट्टियों की बात चली तो असित ने अपना दृष्टिकोण बताया। तरु को ताज्जुब हुआ। अच्छा, छुट्टियों में भी घर पर समय बिताना नहीं चाहते? एक आध दिन तो चल जाता है, फिर ऊबने लगता हूँ। घर में कौन कौन है? पिता हैं, माँ हैं, भाई बहन सब हैं। फिर भी कुछ नहीं, ऐसे ही, कहने लायक कुछ नहीं। शुरू से ही ऐसा कुछ हूँ, सबसे अलग अलग रह जाता हूँ। घर में और अकेलापन लगता है। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा ना? अलग अलग लोगों का ढंग कभी कभी कैसा एक सा होता है, तरु ने सोचा और सिर हिला दिया जैसे उसकी बात समझ रही हो। वो पूछती रही, वो बताता रहा। जाने कैसे जीवन बीता, वो सब याद करने की इच्छा नहीं होती। मेरी माँ बहुत पहले मर गई थी, दूसरी माँ हैं ये। पहले उनसे माँ जी कहना बड़ा अजीब लगता था, अम्मा कहलाना उन्हें पसंद नहीं आया। तब हम 3 भाई बहन थे। सबसे बड़ी बहन अब नहीं है, वे डूब गई थीं, मर गईं। 15 वर्ष का था तब से एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी, साथ ही मैट्रिक की तैयारी भी। फिर वही क्रम आगे चला। सुधा दीदी के मरने के बाद घर से मन उचट गया था। बाहर के लोग अजीब निगाहों से देखते थे। नई माँ से बड़ा डर लगता था। तरह तरह के इल्ज़ाम और डांट फटकार, हमेशा अपमान और आरोप। बुरी तरह परेशान रहता था मैं। खाना पीना
किसी का कुछ ठिकाना नहीं, कभी खा लिया कभी यूं ही रह गया। तरु चुप बैठी रही। इंटर में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट होकर साइंस नहीं ले सकता था, डॉक्टर बनने की इच्छा थी और तमाशा देखिए बन गया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वो ज़ोर से हंसा। कैसी खोखली लग रही है ये हंसी। तरु को अजीब लगने लगा, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असित वहीं जमा बैठा है, तरु के हुलडाल से बची हुई जगह में। तरु होलडाल पर खिड़की से लगी बैठी है, तिरछी होकर, जिससे खिड़की से बाहर भी देखती रह सके। कुछ तो बोलना चाहिए, इसलिए तरु ने पूछा, दुकान के काम के साथ पढ़ाई कैसे चल पाती होगी? हाई स्कूल में फर्स्ट था ना, दुकानदार ने काफ़ी सुविधाएं दे दी थीं। देर रात तक उसका हिसाब किताब करवाता रहता था। परीक्षा के पहले तो उसने काम भी बहुत हल्का कर दिया था, सिर्फ 4 घंटे की ड्यूटी। तभी अचानक प्रिंसिपल साहब की कृपा हुई, हॉस्टल में जगह मिल गई। इंटर में भी फर्स्ट ले आया, फिर दुकान की नौकरी छोड़ ट्यूशनें पकड़ ली। प्रिंसिपल की कृपा भी विचित्र कहानी है। तरु कुछ पूछ भी नहीं रही, चुप बैठी है। रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं। एक बार प्लेटफॉर्म पर जा सोया, सोचा था आराम से चाय वाय पीकर निकलूँगा, पर वो फंस गया। कोई ट्रेन बहुत लेट आई थी। बाहर निकलने लगा तो टिकट की मांग हुई और यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट भी पास नहीं था। पकड़ा गया। दुकानदार के यहाँ काम करता नहीं था, वहाँ सोने की कोई तुक नहीं थी। कुछ सामान ज़रूर उसके स्टोर में रख छोड़ा था। अजीब हालत हो गई मेरी। इतने में प्रिंसिपल साहब उधर आ निकले, किसी को सी ऑफ करके लौट रहे थे। मुझे अच्छी तरह जानते थे, पढ़ने में अच्छा था ना। कह सुनकर अपने साथ निकाल लाए, खाना खिलाया। तरु को कैसा कैसा तो लग रहा है। विचित्र है ये दुनिया, जहाँ किसी की बहन, किसी के पिता दूसरों के अत्याचार सह सह कर मर जाते हैं या मार डाले जाते हैं और हत्यारे सबकी सहानुभूति बटोरते लंबी आयु भोगते हैं। मैं सामान्य नहीं हूँ तरल जी, मुझे खुद को संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। कभी कभी इतनी उलझन, इतना बिखराव कि मैं झेल नहीं पाता। मन इतना उद्विग्न कि अपने आप से छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये बाहरी चक्कर मन की भटकन से सामंजस्य बैठा लेता है, इसीलिए पसंद की है ये नौकरी। किसी से कुछ कह नहीं सकता, कौन सुने समझेगा, मेरा कोई अपना है नहीं। तरु हाथ पर सिर टिकाए वैसी की वैसी बैठी है। असित का ध्यान उधर गया, कोई स्टेशन आ रहा है शायद। गाड़ी की गति धीमी पड़ने लगी है। मैं तो बोलता ही चला जा रहा हूँ, आप भी क्या सोचती होंगी? कोई उत्तर नहीं। इतने में स्टेशन की रोशनी तरु के झुके चेहरे पर पड़ी। अरे ये क्या, आप रो रही हैं? इतना लगता है आपको मेरे लिए? आवेश में बढ़कर उसने तरु का नीचे लटकता हुआ हाथ पकड़ लिया। वो संभली, धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर आंसू पोंछ लिए। गलत मत समझिए, आप कह रहे थे और मुझे अपने लिए लगने लगा था। बात आपकी थी, पर जाने कैसे मैं अपने में चली गई। सिर उठाकर असित ने ध्यान से उसकी ओर देखा। तरु चुपचाप बाहर देख रही थी। तरु के मन में जो उमड़ता घुमड़ता है, अगर सोचने बैठे तो सिलसिलेवार कुछ याद नहीं आता। सब कुछ जैसे खंड खंड होकर बिखर गया है। भीतर ही भीतर एक सैलाब सा उठता है, जिसमें सारा का सारा बेतरतीब उतराता चला आता है। पिता का चेहरा बार बार उभरता है, अलग अलग तरह से, अनेक रूपों में, अनेक भंगिमाओं में। स्मृति की एक लहर लाती है, दूसरी समेटती बहा ले जाती है। कुछ भी पकड़ में नहीं आता। उनके एक हंसते चेहरे, एक प्रफुल्ल मुद्रा को बहुत प्रयत्न करके सामने रखने की कोशिश करती है, पर नहीं हो पाता। बीच बीच में दिख जाता है विपिन का किशोर कोमल मुख, जिसकी नव स्फुटित वय अनायासी तरु से मैत्री जोड़ बैठी थी। वो किशोर कब युवा हो गया उसे पता ही न चला, और एक दिन समझ कर चौंक उठी। वो चला गया तब उसने रिक्तता का अनुभव किया था। फिर उसने मन ही मन कहा था, अच्छा हुआ विपिन तुम चले गए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा ना होना मुझे खटकता रहा, पर तुम्हारी नई उम्र को फूलों की ज़रूरत थी और मेरे पास सिर्फ कांटे थे। और पृष्ठभूमि में एक भीड़ जिसमें बहुत लोग हैं, भाई बहन, नाते रिश्ते, मित्र परिचित, बहुत से चेहरे, बहुत सी भंगिमाएँ, पर वो सारी भीड़ लहरों में बिखर कर गड्ढमड्ढ हो जाती है। पिता से जुड़ी बहुत सी घटनाएं तरु को याद हैं। वो बहुत छोटी थी। उनका नाम तरु ने दूसरों से सुनकर जाना था गोविंद बाबू। ये तो बाद में बड़े होने पर समझी कि उनका नाम गोविंद प्रसाद है। संजू तरु से छोटा है, साथ का वही है, मेल के लिए भी और लड़ाई के लिए भी। शन्नो और गौतम काफ़ी बड़े, उनसे तरु का कोई तालमेल नहीं बैठता। दोनों छोटे हैं, अक्सर पिता के आसपास रहते हैं। वैसे उनके पास समय ही कितना, सुबह से शाम तक दफ्तर की नौकरी। गोविंद बाबू के लेटते ही संजू पहुंच जाता है।
पिताई खंती मनती वो बड़े लाड़ में आकर कहता है, फिर हम तुम्हारे पाँवों पर कूदेंगे। उनकी टांगें बहुत दर्द करती हैं। एक एक टांग पर तरु संजू को खड़ा कर रौंदवाते हैं, तब चैन पड़ता है। अच्छा आओ। पीठ के बल लेट कर उन्होंने तलवे जमीन पर टिकाए और दोनों पांव घुटने खड़े कर जोड़ लिए। संजू ने घुटनों पर ठोड़ी जमा ली और टांगों पर औंधा लेट गया। वे उसे ऊपर नीचे झुलाने लगे और गाने लगे, खंती मनती खंत मताई कौड़ी पाई, कौड़ी घसियारे को दीनी, घसियारे ने घास दीनी, घास लेकर गाय को दीनी, गाय ने दूध दीना, दूध की खीर पकाई, सब घर ने खाई, आगे धरी पिटारी धरी, आई घूस ले गई मूस। फिर पाँव पूरी ऊंचाई तक उठाकर, लड़के लड़के नीम पे, लड़कियां लड़कियां धम, पाँव पूरे नीचे आ गए। पिताई और धम धम, लड़कियां धम। लड़कियां धम करने में संजू बड़ा खुश होता है, खिलखिलाकर हंसने लगता है। उसे लगता है वो नीम पर है और तरु धम हो गई। जीत की खुशी में उसकी आंखें चमक उठती हैं। पहले तरु झूलती थी, तब पिताजी कहते थे, लड़कियां लड़कियां नीम पे, लड़के लड़के धम। तब तरु खुश होती थी, संजू का मुंह बन जाता था। अब तरु उतनी छोटी नहीं रही। अच्छा अब तुम हमारे पाँव दबाओ। संजू पाँव पे खड़ा हो गया और चल चल कर दबाने लगा। तरु गौतम क्या कर रहा है? भैया पढ़ रहे हैं पिताजी। तरु आकर खड़ी हो गई। चौके में क्या हो रहा है? जिज्जी अम्मा के लिए पानी गर्म कर रही हैं। जाकर शन्नो से कहो 1 कप चाय बना दे, मेरा सिर दर्द कर रहा है। शन्नो ने सुन लिया, आकर बोली, पिताजी दूध बिल्कुल नहीं है, शर्माइन का लड़का मांगने आया था, अम्मा ने सब दे दिया। पढ़ाई से बार बार तरु का मन हट जाता है। गौतम भैया कैसे लग रहे हैं? देख देख कर हंसी छूटती है। नाक के नीचे हल्की हल्की मूछें उड़ने लगी हैं, उन पर पसीने की बूंदें अटक गई हैं। कैसी अजीब शक्ल लगती है। तरु फिर देखती है, ज़ोर से हंसी आती है उसे। शन्नो उसे हंसते देख रही है। जिज्जी भी तो गौतम भैया को देख रही हैं, इन्हें मज़ा क्यों नहीं आ रहा? उसने सोचा। वो भाई की ओर देखती है, फिर शन्नो की ओर और ज़ोर से हंस पड़ती है। अब गौतम की नाक पर भी पसीने की बूंदें चमक रही हैं। ये जिज्जी क्यों नहीं हंसती? अभी अम्मा ने डांटा है, किसी बात पर नहीं हंसेंगी वे। उसने मन ही मन समाधान कर लिया। पता नहीं संजू कहाँ है, क्या कर रहा है। इस समय वो भी होता तो कितना मज़ा आता। ऐसे मौके पे दोनों में खूब पड़ जाती है। शन्नो तीखी नज़रों से तरु को देख रही है और वो हंसे चली जा रही है। हंसी रुकती नहीं। वो अपनी किताब उठाकर आड़ में जा बैठती है। वहीं से झांक झांक कर देख लेती है कि पसीने की बूंदें अभी मूँछों पर ही अटकी हैं या टपक गईं। बार बार हंस उठती है वो। शन्नो आकर गौतम के पास बैठ गई। वे तरु की ओर इशारा कर कुछ कह रही है। तरु के कानों में शब्द पड़े, देखा गौतम इस चुड़ैल को? क्यों तरु हमेशा ऐसे ही फसाद खड़े किया करती है? गौतम दहाड़े। शन्नो ने जोड़ा, चुगलखोर कहीं की, झूठी, बदतमीज़। लाल लाल आंखें किए गौतम तरु को घूर रहे हैं। पसीने की बूंदों से भरा उनका चेहरा और अजीब लगने लगा है। पर अब तरु की हंसी समाप्त हो गई है। मैंने क्या किया? और झूठ बोल बोल कर अम्मा से उनकी डांट पड़वा, ऊपर से बैठकर हंसी उड़ा। अब से मत बैठा कर हम लोगों के कमरे में। मैंने क्या किया? हमेशा अम्मा से जिज्जी की चुगली लगाती है, भाग यहाँ से। झूठा नाम मत लगाओ, मैं तो यहीं बैठूंगी। देखो अम्मा, बेकार में मुझे। तरु को चिल्लाते देख शन्नो ने दखल किया। चिल्ला क्यों रही है, बैठ हमारे सिर पर। फिर गौतम की ओर घूमी। मत कह गौतम, फिर वो शिकायत करेगी और वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। गौतम कह कुछ नहीं रहे, आग्नेय दृष्टि से तरु को घूरे जा रहे हैं। तरु वहीं अड़ी बैठी है। नहीं जाएगी? अच्छा जा, अब मुझसे मत बोलना। अच्छा, तनकर उसने जवाब दिया, नहीं बोलूँगी। फिर तरु और गौतम की बोलचाल बंद, महीनों के महीनों। तरु भी एक ही अड़ियल है, अपने आप बोलेगी नहीं और कहीं बाहर जाकर अगर गौतम को ही बोलना पड़े तो ऐसे जवाब दे देगी जैसे दीवारों से बात कर रही हो। गौतम बड़े ठहरे, उन्हें भी बोलने में अपनी हेटी लगती है। तरु ऐसा नहीं करते, वो बड़े भाई हैं, अम्मा समझाती हैं। तरु अम्मा से शिकायत क्यों करे, अपने आप निपट लेगी। उसे लगता है बड़े हैं तो क्या हमेशा मेरे ऊपर बेकार नाराज़ होते रहें। जिज्जी मेरे खिलाफ भरती हैं और वो बिगड़ना शुरू कर देते हैं। एक बार पूछ भी तो लें कि मैंने क्या किया है। जब पहले ही डांट लेते हैं तो मैं काहे को असली बात बताऊं? मैं क्या फालतू हूँ जो बिना पूछे अपनी सफाई देने पहुँच जाऊँ? गौतम भैया अपनी किसी बात पर डांटें तो भी ठीक है, पर जहाँ जिज्जी ने चढ़ाया उनकी आंखें लाल, जैसे खाने को दौड़ पड़ेंगे।
और शन्नो जिज्जी भी इतनी बड़ी हैं, खुद नहीं कह सकती मुझसे, हमेशा उनसे डटवाती रहती हैं। मैं तो अपनी बात पर खुद निपट लूँ, दूसरों को बीच में क्यों डालूँ। तरु को गुस्सा तो ये है कि उसने जो किया नहीं उसके लिए सिर्फ जिज्जी के कहने में आकर डांटना बिगड़ना शुरू कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अम्मा उसके हाथ गौतम के लिए कुछ भेजती भी हैं तो पास रखकर चली आती है। वे ज़बरदस्ती कुछ कहलाती हैं तो पास खड़ी होकर बिना नाम लिए बिना संबोधन किए बोल देती है। शन्नो बार बार समझाती है, तू छोटी है तरु, तुझे बोलना चाहिए। उसने अगर ज़रा सा डांट दिया तो क्या हो गया। हाँ, तुम दोनों बड़े हो तो मिलकर बेकार में डांटोगे। नहीं, मुझे ना डांट सुननी है ना बोलना है। वाह, जिज्जी दोनों ओर से भली बन गई हैं और मैं बुरी। उसे और खींच लगती। देखो जिज्जी, तुम ही ने मेरा झूठ नाम लगाकर डटवाया, मैं क्यों बोलूँ। तुम लोगों का गलत काम भी ठीक, बड़े हो इसलिए। तरु को लगता है शन्नो खुद तो अलग हो जाती है, दूसरों को लड़वा देती है। भैया भी कभी मुझसे नहीं पूछते, ना पूछें। मैं क्यों अपने आप सफाई देने पहुँचूँ। एक तो कुछ किया नहीं, ऊपर से अपने आप सफाई, बिल्कुल नहीं। घर में घुसते ही बैठक वाले कमरे से महिलाओं के वार्तालाप के स्वर सुनाई देने लगे। गोविंद बाबू कमरे में जाते जाते रुक गए और आंगन की ओर चले आए। रसोई में शन्नो प्याले प्लेटें सामने रखे पतीली के पानी में शक्कर घोल रही थी। चौके के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने पूछा, कौन आया है। मथुरा प्रसादिन और उनकी भौजाई। सामने सामने तो वे लोग उनसे चाची जी कहते हैं, पर पीठ पीछे इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझते। मथुरा प्रसाद की पत्नी, इसलिए मथुरा प्रसादिन। आपस में लोग ऐसे ही काम चलाते हैं। वे दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चले गए। आवाज़ लगाई, गौतम, वो मिठाई लेने गया है। शन्नो चौके में बैठी भुनभुना रही है। अम्मा की सहेलियों के मारे और मुश्किल। इनके घर जाओ तो हमेशा टालू मिक्सचर, चाय के साथ जब कोई चलता फिरता रोज़मर्रा का बाजारू नमकीन वाला मिक्सचर चलाकर छुट्टी पाले, उसे इन सब बच्चों ने टालू मिक्सचर नाम दे रखा है। यहाँ कोई आए तो अम्मा खातिरदारी में जुट जाती हैं। शन्नो को घुसा देती हैं चौके में। नमक पारे बनाओ, पापड़ तलो, चाय बनाओ और ख़ुद उनके पास बैठी बतियाती रहेंगी। उनकी प्लेटों में भरती चली जाएंगी, जिद कर कर के खिलाती रहेंगी। और वो भी तो किसी न किसी को साथ लेकर हाजिर हो जाती हैं। कभी बहन आई है, कभी भतीजी आई है, आज भौजाई आई है। जो आता है लेकर सीधी चली आती हैं, अपनापन दर्शाती हुई। शन्नो फालतू है ना बनाने खिलाने को। कहती हैं, अरे मेहमान हैं, कौन हमारे यहाँ बार बार आएंगे। गौतम से मिठाई का पैकेट पकड़ती शन्नो ने बताया, पता है आज क्या बोली। आते ही कहना शुरू किया, जिज्जी देखो तो कौन आया है। हमने कहा हमारी जिज्जी बड़ी मोहब्बतिन हैं, चलो मिलाकर लाते हैं। अरे एक ही तो घर है जहाँ अपना सा लगे है। और ये तरु चुड़ैल कहाँ जाकर मर गई, काम के टाइम हमेशा गायब। गौतम जरा आवाज़ तो लगा। आवाज़ के प्रत्युत्तर में पड़ोस के आंगन से जवाब आया, आती हूँ। और धूल भरे पाँव लिए भागती हुई तरु आकर खड़ी हो गई। आज फिर मथुरा प्रसादिन किसे लाई हैं इस बार। अरे हैं उनकी भौजाई। तरु तू प्याले पोंछकर ट्रे में लगा, फिर बैठकर नमक पारे बेल। शन्नो ने कढ़ाई आंच पर रख दी। जिज्जी पहले पिताजी को दे आऊँ। नहीं, पहले उधर, नहीं तो वे नाराज़ होंगी। शन्नो अम्मा से खींची होती है तो वो कहकर काम चला लेती है। वो लोग तो बातों में मगन हैं, उन्हें क्या पता चलेगा जिज्जी। गोविंद बाबू खाट पर बैठे चाय पी रहे हैं। शन्नो थोड़े नमक पारे प्लेट में रख लाई। पिताजी नाश्ता। वे मुट्ठी में थोड़े नमक पारे उठा लेते हैं। तुम लोगों के लिए हैं या नहीं, अभी तो काफ़ी हैं। अम्मा कभी नहीं सोचती घर में किसी के लिए बचे हैं या नहीं, बस बाहर वाले संतुष्ट रहें और उनकी तारीफ़ करते रहें। अंगीठी की आंच में शन्नो का मुंह तमतमा रहा है। पल्ला कंधे पर सिमटा पड़ा है। वो मुट्ठी में नमक पारे भरकर तेजी से आई है, झुककर पिता की प्लेट में रखने लगी। बेशरम कहीं की, बाप के सामने किस बेहयाई से गिरी जा रही है और उन्हें मज़ा आ रहा है। अम्मा नमक पारे की प्लेट लिए आंगन में खड़ी हैं। शन्नो ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसके ऊपर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। पल्ला ठीक करती हुई चौके में लौट गई। गोविंद बाबू ने धीमे से प्रतिवाद किया, काहे को तोहमत लगाती हो, वो अभी नमक पारे देने आई थी। मैं सब देखती हूँ, अंधी नहीं हूँ। बाहर वाले कमरे से आवाज़ आई, जिज्जी अब कुछ और न लाना, बस 2 गिलास पानी। वे लौट गईं। शन्नो बहुत खूबसूरत है, गोरा रंग, गोल चेहरा, धनुषाकार भौहें, बड़ी बड़ी काली आँखें, माथे पर बिखरी घुघराली लट
और सुघड़ गुलाबी होंठ। मुंह धोकर पोंछती है तो लाली छा जाती है चेहरे पर। तरु छिप छिप कर उन्हीं को देखती रहती है। उनके जगमगाते सौंदर्य से अभिभूत है वो। अपनी सहेलियों से तारीफ करते नहीं गाती, देखो मेरी जिज्जी कितनी सुंदर है। उसकी सहेलियों की बड़ी बहनों में किसी की नाक मोटी है, किसी का मुंह बड़ा सा, किसी के दांत ऊंचे, अबारी चौड़ी या रंग गहरा। कोई शन्नों की तारीफ करता है तो तरु को गर्व होता है, मेरी जिज्जी हैं। अगर कोई कहे कि तरु की शक्ल कुछ कुछ शन्नों से मिलती है तो फूल उठती है वो। शन्नों को सजने संवरने का भी बहुत शौक़ है, पर अम्मा को उसका सजना जरा भी नहीं सुहाता। जहाँ वे सजकर खड़ी हुई कि अम्मा का डांटना शुरू। खिड़की के उस पार है विमली और ताराशंकर का घर। विमली की बड़ी बहन मनोरमा से वो बात करती हैं तो भी अम्मा एक आध चक्कर लगा जरूर आती हैं। कभी काम से लगी होती हैं तो तरु से कहती हैं, तरु देख उधर तारा तो नहीं खड़ा है। कभी कभी होता भी है तारा, वो अपने दरवाजे पर डटा होता है। शन्नो तो मनोरमा से ही बोलती है। तरु जाकर खड़ी हो जाए तो वो भगा देती है, क्यों बड़ों के बीच में सिर घुसाए खड़ी है, जा अपना काम कर। झिड़की खाकर तरु भाग आती है। तारा बोलता कुछ नहीं, अभिभूत सा देखता रहता है। बातें करने के बाद शन्नो अकेली अकेली ही मुस्कुराती रहती है। अम्मा तरु से पूछती हैं या फिर भेजती हैं तो कह देती है, हम नहीं जाते, हुए भगा देती हैं। चौके से अम्मा बार बार पता करवाती हैं, शन्नो कहाँ है, क्या कर रही है। कभी कभी तरु की सूचना उनकी डांट का कारण बन जाती है। तब शन्नो गौतम से कहती है, यही चुड़ैल जाकर उनसे जड़ आती है और मुझे डटवाती है, किसी से बात भी ना करूं क्या। और गौतम की आंखें लाल, भौहें टेढ़ी। तरु से बात भी ठीक से नहीं करते, जब बोलेंगे तिनक कर बोलेंगे। अम्मा की आदत है, बहुत झींकती हैं। बात बात में अपनी बड़ी बेटी को याद करती हैं, पर मन्नो तो विदेश जा बसी है। 5-6 साल में कहीं एक चक्कर लगता है। अम्मा की बातों से ही तरु को उनका ध्यान आता है। हमारी मन्नो तो गऊ थी, जहाँ बैठाल दो उठना भी नहीं जानती थी। लड़की क्या, साक्षात देवी थी। ये शन्नो हमेशा जी जलाती है, न ढंग से काम न रहने का सहूर। शन्नो पीछे पीछे मुंह बिचका कर कहती, मन्नो जिज्जी को कोई कम डांट पड़ती थी, उन्हें भी खूब रुलाती थी ये। उपन्यास एक थी तरु की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 2 में।